तो वी कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द नेक्स्ट, यस 20 तक हुआ था। मॉलिक्यूल दैट डिविएट्स फ्रॉम ऑक्टेट रूल, इनमें से कौन सा मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता? NaCl, BF3, MgO या NCl3? कौन सा इसमें से मॉलिक्यूल है जो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता है? चलो, तो अगेन स्ट्रक्चर सिंपल है, बातें सिंपल हैं। जैसे कि NaCl है तो उसमें Na+ और Cl- है, तो Na में क्या हो जाता है? Na+ में 281 था, ये एक इलेक्ट्रॉन गया तो ऑक्टेट बन गया। क्लोरीन में 287 था, एक इलेक्ट्रॉन मिला, ऑक्टेट बन गया। तो ये तो दोनों ऑक्टेट में आ रहे हैं। BF3 में बोरॉन है और 3 फ्लोरीन है। अगर मैं BF3 का लुईस स्ट्रक्चर बनाऊं, बच्चों ध्यान से, लुईस स्ट्रक्चर सबको बनाने आता है ना। बोरॉन, पहले बताओ बोरॉन कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? तो आप बोलोगे सर ग्रुप 13 का है। अगर ये नहीं पता तो जाके रिवाइज करो पीरियोडिक टेबल को। बोरॉन ग्रुप 13 का है, 3 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है। फिर ये फ्लोरीन आएगा अपने 7 इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, ऐसे अपना ये भी फ्लोरीन भी आ गया, फिर ये वाला फ्लोरीन भी आ गया। तो बहुत ज्यादा डिटेल में स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूं आपको। तो इस बोरॉन के पास कितने बॉन्ड हुए बाहर? 3 बॉन्ड हुए। 3 बॉन्ड हुए यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन हुए। 6 इलेक्ट्रॉन हुए यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हुआ कि इनकंप्लीट हुआ बच्चों? ऑक्टेट कैसा हो गया उसका? ऑक्टेट इनकंप्लीट हो गया, यानी कि BF3 जो है वो ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करता। जिन बच्चों को NCl3 के लिए डाउट था, तो भाई नाइट्रोजन ग्रुप 15 का एलिमेंट है, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन है, सामने एक क्लोरीन आ गया, अरे यार सॉरी, सामने एक क्लोरीन आ गया, यहां पे सामने एक क्लोरीन आ गया, यहां पे सामने एक क्लोरीन आ गया, 1 2 3 बॉन्ड हो गए और एक ये लोन पेयर हो गया, है कि नहीं? तो उसने तो बॉन्ड बना लिया ना, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 8 इलेक्ट्रॉन तो हो गए ना सेंट्रल एटम के, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। यहां पे आंसर क्या आएगा आपका? BF3 आएगा। क्या ये बात समझ में आई सबको? तो एकदम और डिटेल में एज यूजुअल मैंने आपको यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है, तो आंसर आएगा BF3 बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बहुत ही अच्छा एग्जांपल ऑफ इनकंप्लीट ऑक्टेट। बाय द वे, जस्ट एज एन एडेड बोनस, बोरॉन का इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है? sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है। आपको हाइब्रिडाइजेशन पे बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, आपको पता ही है एग्जाम में बच्चों, मैंने करवाया हुआ है आपको क्लास में, ये रेगुलर लेक्चर्स में sp2 टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है इसमें बोरॉन का। यस और नो? चलो अगला सवाल, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन PO4 3- आयन। बहुत अच्छा सवाल। इसको इजी तरीके से कैसे कैलकुलेट करोगे? बिना स्ट्रक्चर बनाए, चलो स्ट्रक्चर भी मत बनाओ, मैं तो बोलता हूं। एक फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, 3 माइनस चार्ज है, सही है बच्चों? एक फॉस्फोरस है, 4 ऑक्सीजन है, 3 माइनस चार्ज है। फॉस्फोरस के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? फॉस्फोरस ग्रुप 15 का मेंबर है, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए, बोलो हाँ या ना। ऑक्सीजन ग्रुप 16 का मेंबर है, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ऐसे कितने ऑक्सीजन है तुम्हारे पास? 4, मतलब कितने हो गए? 24। समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। और 3 माइनस चार्ज मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल गिन लो, 5 + 24 + 3 कितना हुआ? 32। इजी। स्ट्रक्चर क्या तेल लेने नहीं बनाने का, आसान तरीके से सॉल्व करो। स्ट्रक्चर ऐसे यहां पे बना के दिया हुआ है, अगर आप स्ट्रक्चर के हिसाब से भी देख लो तो जस्ट स्टार्ट काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32। आपको टोटल सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर स्ट्रक्चर में सीधे सीधे अगर आप काउंट भी कर लो तो भी मिल जाएंगे। ये कैलकुलेशन को फिलहाल इग्नोर करो, इससे आप खाली फोड़ कंफ्यूज हो गए। मैंने जो कैलकुलेशन दी उसके ऊपर फोकस करो, एकदम मस्त। यहां से 5 आ गए, यहां से 24 आ गए और यहां से 3 आ गए, सीधा आंसर आ गया 32। खत्म हो गई बात। क्या ये बात सबको समझ में आ गई? इजी। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन डी, दैट इज 32। ओके, देन यू हैव व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वायलेट्स ऑक्टेट रूल। अगेन ऑक्टेट रूल के लिमिटेशन पे आपको बहुत क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों, बहुत मतलब बहुत क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो ऑक्टेट रूल को वायलेट करता है? चलो देखें, PCl3 में क्या होता है? 3 क्लोरीन के साथ में फॉस्फोरस का सिंगल बॉन्ड है और फॉस्फोरस के साथ एक लोन पेयर है। जो बच्चे अभी भी ये सोच रहे हैं कि सर आप तो धड़ाधड़ स्ट्रक्चर बना रहे हो, फॉस्फोरस पे लोन पेयर, आपको कैसे पता? तो तुम गधों को मैं सिखा चुका हूं 1000 बार। क्या? कौन से ग्रुप का एलिमेंट है उतने वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाओ और फिर उसके बॉन्डिंग करके देखो, ठीक है। अभी भी ये नहीं आता है,
पीरियोडिक टेबल के चैप्टर के लेक्चर जाके देख लो, ठीक है, ध्यान से। चलो, तो PCl3 का अगर आप देखोगे तो आपको मिलेगा इस टाइप का स्ट्रक्चर, यहां पे लोन पेयर है और यहां पर PCl3। तो यहां पर ऑब्वियसली इसके पास चारों बॉन्ड बन गए, तो इसने ऑक्टेट रूल को फॉलो किया। व्हाट अबाउट NH4? NH4 प्लस चार्ज, मतलब अमोनिया ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, किसको? भूखे नंगे हाइड्रोजन को। याद है, ये सिखाया था आप लोगों को। नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर किसको डोनेट किया? यहां पे हाइड्रोजन को डोनेट किया, और नाइट्रोजन के ऊपर क्या आ गया बच्चों? इसके ऊपर आ गया एक फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। फॉर्मल चार्ज आया, यस और नो, है ना? तो अगर आप देखोगे तो फॉर्मल चार्ज आ गया नाइट्रोजन के ऊपर। तो अगेन इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए, ड्रॉ किया हुआ है, चारों बॉन्ड कंप्लीट हो गए। तो इसके पास अभी बाहर कितने हैं? 8। अब सल्फर को अगर आप ध्यान से देखो, SCl4, ठीक है, SCl4 सल्फर ग्रुप 16 का एलिमेंट है। 1 2 3 4 5 एंड 6। एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर, एक क्लोरीन इधर। तो कितने बॉन्ड पेयर हो गए? 1 2 3 और 4, 4 बॉन्ड, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन तो यही हो गए, प्लस एक लोन पेयर है। कितने हो गए टोटल? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट में चला गया? बोलो हाँ या ना। तो इसने ऑक्टेट रूल को वायलेट कर दिया। और CCl4 तो इजी है, सबको आता ही है, तो देख के समझ जाएगा। 4 बॉन्ड बनाए, 8 इलेक्ट्रॉन, बात खत्म। आई होप ये एकदम सिंपल है और क्रिस्टल क्लियर है सभी बच्चों को। तो आंसर है आपका SCl4। देन यू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो वेरिएबल वैलेंसी? इजी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, सल्फर या फिर एल्यूमिनियम, इनमें से कौन वेरिएबल वैलेंसी दिखाएगा? तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था? 281। एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बन जाएगा? नोबल कॉन्फ़िगरेशन। यस और नो बच्चों? पोटेशियम 2881, नंबर 19 था बाय द वे, जिनको याद नहीं है उनके लिए बता रहा हूं। 2881, अगेन एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्या बन जाएगा? ठीक है, तो इसकी वैलेंसी हुई 1, इसकी वैलेंसी हुई 1। ग्रुप 1 का एलिमेंट है, वेरिएबल की बात ही नहीं आती। व्हाट अबाउट एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी है? +3। क्यों? 283, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बन जाएगा। बोलो हाँ या ना? यस। बट सल्फर क्या करता है? सल्फर क्या करता है बॉस? अगर आप ऐसे ही देखो, आप लोगों को मैंने रेडॉक्स चैप्टर में सिखाया, सबको याद होगा ये, H2SO3 और H2SO4, सल्फ्यूरस एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, याद है सब बच्चों को? ये सल्फ्यूरस और सल्फ्यूरिक एसिड याद होना चाहिए। अगर मैं बोलूं कि इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, तो आप बोलते थे +3, +6, और इसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते थे +4। जिनको याद नहीं उनको बता दूं, ऑक्सीजन इज ट्रीटेड एज -2, हाइड्रोजन इज ट्रीटेड एज +1। ओवरऑल कैलकुलेशन करने पे ये आपको आंसर +6 मिलेगा और ये आपको आंसर +4 मिलेगा। तो क्या यहां पर सल्फर में वेरिएशन देखने मिला? यस। अच्छा, और एक तरीका ऐसे भी समझ सकते थे, SO2 और SO3 अलग अलग बनते हैं। H2S में इसका वैलेंसी 2 है, SO3 में इसका वैलेंसी मतलब +6 है। तो ये वेरिएबल वैलेंसी दिखाने का केपेबल है। क्या ये बात समझ में आई? तो यहां पर देखो, वेरिएबल वैलेंसी 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। मैंने आपको तीनों एग्जांपल बताए बच्चों। H2S में उसकी वैलेंसी कितनी है? 2, देखो 2 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन हुआ है। SO2 में उसकी वैलेंसी कितनी है? 4, देखो। आप बोलोगे कैसे? तो भाई ये -2 × 2 और ये +4 हो गया। बोलो हाँ या ना? और SO3 में कितनी है? 6, यस और नो? तो इसलिए सल्फर आपका आंसर आ जाता है। आई होप ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है सब बच्चों को। आगे बढ़ते हैं आयोनिक बॉन्ड की तरफ। फेवरेबल कंडीशन फॉर आयोनिक बॉन्ड A+ एंड B-। कब पॉसिबिलिटी है कि A+ B- बनने के चांसेस आपको अच्छे लगेंगे या फेवरेबल कंडीशंस आपको मिलेगी? ठीक है, बहुत ही आसान और सिंपल क्वेश्चन, बट आपके कॉन्सेप्ट को, बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। लेवल 1 का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट को टेस्ट करता है। आयोनिक बॉन्ड कब बनना प्रेफर होगा? तो मुझे बताओ जरा, क्या ये मैंने आपको बेसिक पे सिखाया है कि आयोनिक बॉन्ड बनने के लिए मेटल नॉन मेटल का कॉम्बिनेशन अच्छा है, आइडियल है? बोलो हाँ या ना? मतलब अच्छा मेटल और अच्छा नॉन मेटल, रिएक्टिव नॉन मेटल होगा तो आयोनिक बॉन्ड बनाने में मजा आएगा। क्या ये बात से आप सब एग्री करते हो? आप बोलोगे हाँ। मुझे बताओ, मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है? लो होती है कि हाई होती है?
ये भी हमने इन जनरल पढ़ा हुआ है पीरियोडिक टेबल में। मेटल की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कैसी होती है बच्चों? बहुत ही लो होनी चाहिए। क्यों? मेटल कम एनर्जी लेके आपको आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या था? व्हाट वाज आयोनाइजेशन एनर्जी? कि आपसे वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए एनर्जी मांग रहा है। मेटल आसानी से आपको इलेक्ट्रॉन देता है, लूज करना चाहता है। याद है ये सबको? ऑयल रिग, ऑक्सीडेशन इज लॉस, रिडक्शन इज गेन, याद है? ये बताया था। तो मेटल आपका लो आयोनाइजेशन एनर्जी दिखाना चाहता है, तो लो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए, अच्छा मेटल आपका पॉजिटिव होगा और नॉन मेटल आपका नेगेटिव होगा, ये तो सीधी बात है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए एंड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ बी आर हाई। हाई वाला तो नहीं चाहिए, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी वाला नहीं चाहिए, तो ये रॉन्ग हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज हाई, हाई वाला नहीं चाहिए, अगेन ये रॉन्ग हो गया। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ ए इज लो, ठीक है, ए और डी में से आंसर हो सकता है। अब आते हैं नॉन मेटल पे। तो नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब नॉन मेटल्स को इलेक्ट्रॉन गेन करने का शौक है, बोलो हाँ या ना? नॉन मेटल्स को क्या है? इलेक्ट्रॉन गेन करने का शौक है, यानी उसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हाई है। हाउ इज द इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? हाई सर, वैसे वाला है कि नहीं? तो ए की आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो और बी की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत ज्यादा हो तो मजा आएगा आयोनिक बॉन्ड बनाने में। और ऐसी कंडीशन कहां दी हुई है? ऑप्शन डी में। कैन यू गिव मी एन एग्जांपल ऑल्सो? आप बोलोगे सर NaCl, सबसे क्लासिक एग्जांपल। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बहुत हाई होती है बच्चों, आप बोलोगे हाँ। सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही लो होती है, हाँ। तो इसलिए दोनों आपस में मिलकर बहुत अच्छे से आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं, यस। क्या ये बात क्लियर हुई? बोलो यस और नो। तो आंसर आएगा ऑप्शन दिल्ली यानी कि डी। अगला है फिर से फेवरेबल कंडीशंस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड। अभी अनदर कंडीशन पूछा, पहले उन्होंने एनर्जी के टर्म्स में पूछा था, अब यहां पर वो पूछ रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन के टर्म्स में। यहां पर एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से और बहुत प्यार से सुनना। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम है फयान्स रूल। क्या नाम है? क्या नाम है? फयान्स रूल। जो गवार होते हैं वो फजान बोलते हैं। हम जब स्कूल में थे तो हमारे टीचर भी, कॉलेज में तो हमारे टीचर भी फजान ही बोलते थे, हम भी फजान ही बोलते थे बहुत टाइम तक। बाद में पता चला इस बेचारे आदमी का नाम फयान था, ठीक है। खैर आप लोग फजान्स रूल ही बोल लो, ठीक है, बिकॉज 99% दुनिया फजान्स रूल ही बोलती है, गलत ही बोलती है, बट ठीक है। फजान रूल में बात समझो पहले जरा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है ये, जरा ध्यान से देखो। तो फजान्स रूल या फयान्स रूल बेसिकली क्या बोलता है? वो बात करता है पोलराइजिंग पावर की। किसकी बात करता है बच्चों? पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी की बात करता है। किसकी बात करता है? पोलराइजिंग पावर और पोलराइजेबिलिटी की बात करता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। वो बोलता है यार देखो कि अगर आपका कैटायन छोटा है और उस पर ढेर सारा पॉजिटिव चार्ज है तो कम एरिया में ज्यादा चार्ज है। बात समझ में आई? क्या बोला मैंने? कम एरिया में ज्यादा चार्ज है। बात समझ आई? इसका मतलब कि उसका पोलराइजिंग पावर अच्छा है। अगर छोटा कैटायन है और उस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो उसका पोलराइजिंग पावर अच्छा है। क्या ये बात भेजे में गई? अच्छा आप बोलोगे सर ये पोलराइजिंग पावर आखिर होता क्या है, इसको आसान भाषा में समझाओ। तो तुम्हारा पोलराइजिंग पावर मतलब तुम सामने वाले को कितना अच्छे से पोलराइज कर सकते हो। ध्यान से समझो मैंने क्या बोला। तुम्हारा पोलराइजिंग पावर मींस व्हाट? हाउ वेल यू कैन पोलराइज द अदर एटम। बात गई भेजे में? तो जब कैटायन के पास छोटा साइज और ढेर सारा चार्ज होगा इसका मतलब उसका पोलराइजिंग पावर अच्छा है, ठीक है। अब उल्टा देखो एनायन में, एनायन के लिए तो ये आप कैटायन के लिए चेक करते हो। पोलराइजिंग पावर किसके लिए चेक करते हो अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल? कैटायन के लिए।
और आप एनायॉन के लिए क्या चेक करते हो बच्चों? आप उसकी पोलराइजेबिलिटी चेक करते हो, यानी ये कितना अच्छे से पोलराइज हो पाएगा। ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने? कितना अच्छे से ये पोलराइज हो पाएगा। तो अगर एनायॉन बड़ा है तो यहां पर इसको पोलराइज करना आसान हो जाएगा। और फयान रूल ये बोलता, फयान ने ये बोला था कि जब कैटायन का पोलराइजिंग पावर अच्छा हो और एनायॉन की पोलराइजेबिलिटी अच्छी हो तो कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा? कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा, ऐसा फयान ने बोला। अच्छा, उसने क्या बोला था? उसने कि कैटायन कैसा चाहिए? स्मॉल, और एनायन कैसा चाहिए? लार्ज। समझे बात को? अब इसको उल्टा कर लो, तो जब कोवैलेंट बॉन्ड के लिए तुमको स्मॉल कैटायन और लार्ज एनायन चाहिए था, तो क्या मैं बोल सकता हूं आयोनिक बॉन्ड के लिए एग्जैक्टली उल्टा होगा, लार्ज कैटायन और स्मॉल एनायन? बोलो यस और नो। बात समझ में आई क्या बोल रहा हूं? देखो अभी इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं। मैंने क्या बोला? फयान ने कोवैलेंट बॉन्ड को, कोवैलेंट बॉन्ड कब बनेगा इसकी कंडीशन दी। कब बनेगा? स्मॉल कैटायन और मोर चार्ज, मोर पॉजिटिव चार्ज होगा तब कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। इसको उल्टा कर लो ना, आयोनिक बॉन्ड कब बनेगा? जब लेस पॉजिटिव चार्ज होगा और लार्ज कैटायन होगा। समझ में आई बात? इजी हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को आपको अगर और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो आप फयान्स रूल के हिसाब से लिख सकते थे कि कोवैलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन फेवर होती थी जब कैटायन छोटा था और एनायन बड़ा था और पॉजिटिव चार्ज कम था, सॉरी ज्यादा था, और नेगेटिव चार्ज कम था। ये कोवैलेंट बॉन्ड के लिए थी। तो आयोनिक के लिए उल्टा करके लिखो ना बच्चों। कैसा? आयोनिक के लिए क्या हो गया? कैटायन बड़ा, पॉजिटिव चार्ज कम, एनायन छोटा और नेगेटिव चार्ज ज्यादा। देखो तो आंसर सीधा सीधा आ गया, ऑप्शन सी। क्या ये बात एकदम क्लियर हो गई अभी अच्छे से? यस, सो दैट इज आयोनिक बॉन्ड। बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये आएगा एग्जाम में, इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ आएगा, ये पक्की बात है। एलिमेंट x है और एलिमेंट y है। एक एलिमेंट है x, एक एलिमेंट है y। x इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, काफी पॉजिटिव कैरेक्टर है x में, और y जो है वो स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और दोनों यूनिवैलेंट, यूनिवैलेंट यानी दोनों की वैलेंसी कितनी? दोनों की वैलेंसी 1। मोनोवैलेंट, यूनिवैलेंट। तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? x प्लस और y माइनस, ये फॉर्मूला बन जाएगा। इजी। पहली बात तो दोनों की वैलेंसी 1 1 यानी कि फॉर्मूला xy बनेगा। पॉजिटिव कौन होगा? x, और नेगेटिव कौन होगा? y। क्यों? y इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड x इज स्ट्रांगली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इजी, आंसर इज ऑप्शन ए। सिंपल। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछता तो आप सी मार्क कर सकते थे, बट ऑब्वियसली यहां पर डिटेल में आप x प्लस और y माइनस मार्क करोगे। चलो अगेन उल्टा, उल्टा करके पूछ लिया, देखने के लिए कि किस बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है। अब पहले कौन आएगा? y आएगा कि x आएगा? गधे बच्चों, y पहले आएगा, y पहले आएगा, x बाद में आएगा। तो y प्लस और x माइनस यानी कि b विल बिकम योर आंसर। क्या ये इजी लग रहा है? सिंपल। दो एलिमेंट है a और b, दे कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 इलेक्ट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन देयर वैलेंस शेल। वैलेंस कर लो इसको, टाइपिंग एरर हो जाता है, सॉरी, ठीक है। तो यहां पर बोल रहा है कि भाई a है, b है, ओके। a के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल हैं, b के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन द टू? इजी क्वेश्चन। क्या बनेगा फॉर्मूला? एग्जांपल लेके बताऊं, ठीक है। ए में 3 और बी में 6। ए को तुम एल्यूमिनियम मान लो, 283 ग्रुप 13 का एलिमेंट है, बोलो हाँ या ना। और बी को तुम ऑक्सीजन मान लो, ग्रुप 16 का 2,6 मान लेता हूं मैं। एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में तुमको बॉन्ड बनाना है, Al2O3। कैसे सिखाया मैंने बच्चों? क्रॉस मल्टीप्लाई होता ना। ऑक्सीजन की वैलेंसी है 2, एल्यूमिनियम की है 3,
क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। Al2O3, अब वो बोल रहा है ये A को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये B को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो फॉर्मूला क्या बन गया? A2B3, यानी कि आंसर बॉम्बे। समझ में आया? बोलो हाँ या ना। इजी। कुछ बच्चों को ये 3 और 6 देख के ये नहीं स्ट्राइक होता कि वैलेंसी 3 और 2 है, तो इसलिए मैंने आपको एग्जांपल के साथ समझा दिया डिटेल में। ओके, अगला सवाल। चार्ज ऑन कैटायन दैट इज M is 2+ on the anion that is A is 3-। तो मेटल एक था और नॉन मेटल एक था, ये कैटायन था, ये एनायन था, इसके ऊपर चार्ज 2+ था, इसके ऊपर चार्ज 3- था। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड? एकदम बचकांड, इजी यार, कम ऑन। Ma और ये इधर, तो ये 3 और ये 2 कैंसल, मतलब क्रॉस ये आ गया, ये 3 इधर आ जाएगा, ये 2 इधर आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो M3A2 ऐसा है क्या ऑप्शन? ये रहा, आंसर आ गया। बोलो आंसर समझ में आया सबको? यस और नो? इजी। अगला क्वेश्चन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ 2 एलिमेंट्स आर 1 and 3.5। द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन देम वुड बी। ये मैंने आपको थियरी का सेशन जब मैं आपको डिटेल में पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के बेसिस पे जज करना है कि बॉन्ड कैसा बनेगा, तो क्या बताया था? अगर 1.7 से ज्यादा डिफरेंस हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर 1.7 से ज्यादा हुआ तो आयोनिक बॉन्ड को बनाने की प्रेफरेंस होती है, करेक्ट। अगर 0.4 या 0.5 से कम हुआ तो कोवैलेंट बॉन्ड को बनाने की प्रेफरेंस होती है, कंप्लीटली कोवैलेंट बनता है बॉन्ड। और अगर सॉरी ये ऐसा होगा, हाँ, और अगर वो हुआ 1.7 और 0.4 के बीच में कहीं पे, तो पोलार कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रेफरेंस होती है। क्या बनती है? पोलार कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की प्रेफरेंस होती है। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, एक है 1 और दूसरा है 3.5, डिफरेंस कितना है गधे बच्चों? मेरे प्यारे बच्चों, डिफरेंस कितना है? 2.5। कौन सी कैटेगरी में आएगा? 1.7 से ज्यादा, यानी कि बॉन्ड कैसा बनेगा? आयोनिक। आयोनिक का दूसरा नाम इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, यानी कि आंसर होगा ऑप्शन ए। क्या ये बात समझ में आई? बोलो हाँ या ना। सबको समझा? इजी, मजाक है कि नहीं? और ये सारे पॉइंट्स में आपको देखो, मैं फिर बार बार ये कह रहा हूं कि जो थियरी में मैं सारे पॉइंट्स कवर करवा चुका हूं डिटेल में, उसी के मैं एप्लीकेशन पे आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करा रहा हूं। तो वो भी नहीं समझा, ये भी नहीं समझा, तो फिर तो ताली बजाओ, कुछ नहीं होगा लाइफ में तुम्हारा। हाँ, वो पढ़ लो एक बार अच्छे से, वो समझ लो, फिर उसको यहाँ पे अप्लाई करो, तब प्रैक्टिस करो, तो कोई मीनिंग बनता है ना। और खास करके अगर आप इस बेसिस में बैठे हो कि सर आएंगे, मतलब सब क्वेश्चन सोल्यूशन बोलो सब बनाएंगे डिटेल में, सब चलेगा, हम सिर्फ देखेंगे ऐसे, है ना। तुम में से बहुत लोग अभी ऐसे फिलहाल लेट के देख रहे होगे ना, मेहरबानी ऐसे पढ़ाई करो। हाँ, वो वाचो छू भणो छू। हाँ, मेरे कुछ स्टूडेंट है ना, वो एकदम एक्साइटेड हो जाते, पेरेंट्स पूछते हैं ना, तो अक्खा दिवस वो भणु छू, पूरे दिन पढ़ाई कर रहा हूं मैं। क्या मार्क्स कितना है? 60%। तो वैसी हालत आई होप आप लोगों की नहीं है, पढ़ाई सिंसियरली करो। चलो अगला सवाल। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज अगर 1.7 से ज्यादा डिफरेंस है तो आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनेगा। चलो खैर, बहुत हो गया भाषण। अगला सवाल। When an element of low ionization potential reacts with an element of very high electron affinity, जब लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल यानी कि लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वाले दो एलिमेंट मिलते हैं, सिमिलर क्वेश्चन किया हमने, तो क्या बनना प्रेफर होता है? कोवैलेंट, आयोनिक या पोलर कोवैलेंट या नो बॉन्ड? ऑब्वियसली द आंसर इज आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन, क्योंकि मेटल लो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का मतलब क्या? मेटल। और हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब क्या? जनरली नॉन मेटल, यानी कि हैलोजेंस में से कोई होगा, है कि नहीं? तो आंसर क्या बनेगा? आयोनिक बॉन्ड बनेगा। क्या ये बात क्लियर है बच्चों? बढ़िया, ओके। अगला सवाल। इफ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज 282, the types of bonds formed between the atoms of that element, of the element, किसी और के साथ नहीं, between the atoms of the element, उसी एलिमेंट के बीच में। तो 282 तो पहले बताओ किसका नंबर है, किसका कॉन्फ़िगरेशन?
मैग्नीशियम का नंबर है, सबको मालूम है, ये नंबर 12 दैट इज 282। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है नॉन मेटल है? मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, मतलब तो आंसर आ गया है। कम मेटालिक बॉन्ड, यस और नो, इजी, मजाक क्वेश्चन। बच्चा पार्टी, which of the following combinations is most likely to form an electrovalent bond with highly ionic nature? क्या ये बात मैंने आप लोगों को कही थी बच्चों कि हर आयोनिक बॉन्ड का कुछ कोवैलेंट नेचर होता है और हर कोवैलेंट बॉन्ड का कुछ आयोनिक नेचर होता है? ये बात कही थी मैंने, कही है ना, राइट? तो यहां पर वो बोल रहा है भाई आयोनिक बॉन्ड तो है बट ऐसा एकदम मतलब प्योर आयोनिक है, मतलब कि उसमें कोवैलेंट नेचर ज्यादा नहीं है, आयोनिक नेचर ही ज्यादा है, ऐसा कौन सा बॉन्ड होगा? तो आप बोलोगे सर देखो यहां पे सोडियम, मैग्नीशियम है ना, सीसियम, ये सारे मेटल हैं, तो ब्रोमीन एंड फ्लोरीन को पहले रिजेक्ट कर दो, क्योंकि ब्रोमीन फ्लोरीन दोनों नॉन मेटल है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। कितने लोग इस पे अग्री करते हैं? क्वेश्चन में आयोनिक बॉन्ड पूछ लिया, अच्छा ठीक है, तो ए, बी और डी में से आंसर होगा। अच्छा ए, बी और डी में तीनों में मेटल्स हैं, ठीक है, सामने क्या है, नॉन मेटल्स है, हाँ अच्छी बात है, बट यहां पर सोडियम और हाइड्रोजन है, यहां पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, यहां पर सीसियम और फ्लोरीन है। सबसे ज्यादा आयोनिक नेचर कब होगा? जब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा। बोलो यस और नो, है कि नहीं? और हमने ये पीरियोडिक टेबल चैप्टर में हमारे बेसिक नॉलेज में पढ़ा हुआ है कि सीसियम जो है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है और फ्लोरीन जो है वो तो दुनिया का सबसे इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि इन दोनों में सबसे ज्यादा डिफरेंस देखने मिलेगा, यानी सीसियम फ्लोराइड सबसे आयोनिक होगा। यस और नो बच्चों, बात समझ में आ गई? तो आंसर क्या होगा? ऑब्वियसली सीसियम और फ्लोराइड। अच्छा इसको उस लॉजिक से भी बता सकता हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझाया था, आयोनिक बॉन्ड, ये लार्ज कैटायन स्मॉल एनायन, याद आया है कि नहीं? तो लार्ज कैटायन बड़ा सा सीसियम, सीसियम इज हियर, है ना, और फ्लोरीन छोटू, तो इसलिए सीसियम फ्लोराइड आपका हाईली आयोनिक कंपाउंड बनेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन, सिंपल। ओके फिर से बता रहा हूं, ये लेवल 1 के क्वेश्चंस हैं आसान, बट इसको देख के ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना है, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट प्रैक्टिस कराने के लिए करा रहा हूं। चलो, द इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इज, जब एल्यूमिनियम आयोनिक बॉन्ड बनाता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी वैलेंसी कितनी दिखती है आपको? ऑब्वियसली कितनी दिखती है भाई? 3, यानी कि 3+। ये तो बचकान क्वेश्चन है, सबको आता ही है कि नहीं? इसकी बाय द वे एल्यूमिनियम की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बच्चों? 283। ग्रुप कौन सा है? ग्रुप 13 का ये मेंबर है, थर्ड रो है पीरियोडिक टेबल का। ये सारी बात बार बार क्यों बताता हूं ये चीजें? क्योंकि एमसीक्यूज में कई बार पूछ लेते हैं वो कि एल्यूमिनियम थर्ड रो का है और ग्रुप 13 का मेंबर है एंड ऑल दैट, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन इन MgCl2, क्लोरीन की वैलेंसी इन MgCl2 कितनी है? क्या मजाक क्वेश्चन है यार। तो यहां पर मैग्नीशियम की 2 है, क्लोरीन की 1 है, क्यों? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। यस और नो? तो क्लोरीन की कितनी इलेक्ट्रोवैलेंसी है? 1 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। इजी। Which of the following cation is the most easily formed? इसमें से कौन सा कैटायन आसानी से बन सकता है? देखो यार ये इजीली, क्या ये बताओ पहली बात तो ये चारों मेटल हैं, बोलो यस और नो? तो आप बोलोगे हाँ चारों मेटल है। मेटल की टेंडेंसी है टू लूज इलेक्ट्रॉन और गेन इलेक्ट्रॉन, लूज करना चाहते हैं, तो चारों कैटायन तो बनेंगे। अच्छा आसानी से बनेंगे भाई, मेटल तो मेटल का काम ही है कि भाई ये लो इलेक्ट्रॉन लेके जाओ, है ना। मैं तुम लोगों को बताता हूँ हमेशा, वो मेरे को मेरा फेवरेट कैरेक्टर कौन? बाबू भैया, हेरा फेरी वाला, लेके जाओ इलेक्ट्रॉन लेके जाओ। लेकिन क्या हर मेटल इक्वली आसानी से देगा? इनमें भी तो कोई एक बाप होगा ना। वो सवाल आपसे वही कह रहा है, सवाल उससे वो आपसे यही कर रहा है कि इन सब में बाप कौन है, कौन सबसे आसानी से दे रहा है? तो बताओ मुझे सबसे आसानी से कौन देगा भाई? सीधी बात है पोटेशियम। क्यों? डायरेक्ट एक एक्सेप्शन है, प्लीज ध्यान में रख लेना। पोटेशियम जो है वो सोडियम से ज्यादा बेहतर आसानी से आपको ये दे देगा। अगर आपको इसको लॉजिक के हिसाब से नहीं देखना, अगर आपको नंबर्स के हिसाब से, ट्रेंड्स के हिसाब से देखना, तो मैं वो भी सिखा देता हूं आपको। मुझे बताना सोडियम, पोटेशियम, ये आपका ग्रुप 1 है, ठीक है, और आपका मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये आपका ग्रुप 2 है। यस बच्चों? आप बोलेंगे हाँ सही बात है।
अब मुझे बताओ कि अगर मैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं, किसकी बात करूं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, यस और नो? इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ये मैंने आप लोग को पढ़ाया, बहुत बेसिक चीज बोल रहा हूं। आयोनाइजेशन एंथैल्पी डाउन द ग्रुप क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अग्रीड? तो किसकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम है, सोडियम की या पोटेशियम की? पोटेशियम की कम है। कम आयोनाइजेशन एंथैल्पी है मतलब कम एनर्जी लेके वो इलेक्ट्रॉन देने को तैयार है कि नहीं? ये तुमको 100 रुपए में इलेक्ट्रॉन दे रहा था तो ये 90 रुपए में देगा, मतलब आसानी से देगा। समझ रहे हो बात को? ऐसा बोल रहे हो। तो इसीलिए पोटेशियम जो है वो सोडियम के पहले आ जाता है। एकदम अच्छे से समझ में आ गया? ट्रेंड के हिसाब से भी समझा? बोलो हाँ या ना। कॉपर तो छोड़ दो, कॉपर तो डी ब्लॉक का ही है, उसको तो छोड़ ही दो, टेंशन मत लो। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, डाउन द ग्रुप जाते हैं। तो अगर सीजियम होता तो हम सीजियम को मार्क करते ना, क्यों नहीं? है कि नहीं? बट यहां पर सोडियम और पोटेशियम में कौन जीता? पोटेशियम जीता। बोलो हाँ या ना। यस। चलो, अ कैटायन विच इज डिफिकल्ट टू फॉर्म, इनमें से कौन सा कैटायन जो है वो थोड़ा कंपैरेटिवली ज्यादा एनर्जी मांगेगा? सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, कैल्शियम, ये चार तुमको ऑप्शन दिए। मुझे बताओ, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त पीरियोडिक टेबल में आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती जाती है, यस और नो? यस। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो बढ़ती रहती है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयोनाइजेशन एंथैल्पी, वो भी बढ़ती जाती है। मतलब पहला एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे जैसे एक एक इलेक्ट्रॉन मांगते जाओगे वो ज्यादा ज्यादा आपसे एनर्जी मांगेगा। ये बात भी मैंने आपको पढ़ाई है ना? ऐसे पढ़ाया था ना, IE1 इज लेस देन IE2 इज लेस देन IE3, याद आ रहा है? बोलो हाँ या ना। तो एल्यूमिनियम जो है उसने तो 3 इलेक्ट्रॉन देने हैं बच्चों यहाँ पे। एंड व्हाट अबाउट कैल्शियम? डाउन द ग्रुप ये तो कम हो रहा है मैग्नीशियम से। तो एल्यूमिनियम जो मैग्नीशियम से ज्यादा है, कैल्शियम जो वो मैग्नीशियम से कम है। तो सबसे ज्यादा एनर्जी कौन मांग रहा है? एल्युमिनियम मांग रहा है। बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ, अभी मारे 2 लप्पड़, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो यस। तो आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑब्वियसली एल्यूमिनियम आएगा। तो ईज ऑफ फॉर्मेशन आपका इस तरह से आ जाएगा। क्लियर? फिर से बता दूं, ईज ऑफ फॉर्मेशन में किस बेसिस पे बोल रहा हूं? किस बेसिस पे बोल रहा हूं गधे बच्चों? आपकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बेसिस पे बोल रहा हूं। तो सोडियम की आयोनाइजेशन एंथैल्पी सबसे कम है यहां पर, तो वो सबसे आसानी से बनेगा। फिर उसके बाद कैल्शियम की, क्यों? आप सोडियम से मैग्नीशियम जाओगे, लेकिन मैग्नीशियम से कम किसकी है? कैल्शियम की। समझे कि नहीं समझे? ऐसा। तो सोडियम तो आपको अगर वो एग्जाम में ऑर्डर पूछ लेगा तो भी आप आसानी से लिख पाओगे। फिर से यहां पर ट्रेंड्स की बेसिक नॉलेज चाहिए। अगर ट्रेंड्स की बेसिक नॉलेज याद नहीं है तो पीरियोडिक टेबल का PDF दिया हुआ है, मार्किंग दी हुई है, एक एक लाइन मार्क कराई है। लेक्चर भी अपलोड कर देता हूं, प्लीज जाके देख लो, ठीक है? जो लाइव लेक्चर था उसको अपलोड कर देता हूं, एक बार देख लो ध्यान से, रिवाइज करो। रिवाइज नहीं करोगे तो बाद में ये मत पूछना, 1.5 साल बाद आके ये मत पूछना कि 11वीं के पहले चैप्टर का डाउट अभी पढ़ाओ, तो सही में लपड़ खाओगे, ठीक है? ओके, अगला है अ स्टेबल कैटायन अमंग द फॉलोइंग इज। इनमें से कौन स्टेबल कैटायन है भाई? तो इजी क्वेश्चन है। इसको सिंपल फंडे से कैसे सॉल्व करेंगे? देखो जरा, तुमको 4 ऑप्शन दिए ना, तुम रफली उसकी पीरियोडिक टेबल में पोजीशन चार्ट कर लो, 5 सेकंड लगेंगे, है कि नहीं? मुझे बताओ, जिंक और कॉपर कहां आते हैं? 3D सीरीज में आते हैं तुम्हारे, ये तो सिखाया मैंने सबको 4th रो में। चलो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4th रो। 4th रो में नंबर 21 है स्कैंडियम और नंबर 30 है जिंक, ये सिखाया था लास्ट टाइम। और कॉपर नंबर 29 था। तो ये तुम्हारे पीरियोडिक टेबल के 4th रो में आ गया, सही है? पीरियोडिक टेबल के 5th रो में आता है सिल्वर। सिल्वर का एटॉमिक नंबर क्या है बाय द वे? एटॉमिक नंबर है 47। एटॉमिक नंबर है 47, ठीक है? तो कॉपर हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है? हाँ, तो कॉपर हो गया, जिंक हो गया, सिल्वर हो गया। अब स्ट्रोंशियम कहां है? बताओ स्ट्रोंशियम कहां है? तो स्ट्रोंशियम है बच्चों आपके ग्रुप 2 में ना, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, है कि नहीं है?
बेरिलियम, मैग्नी, सॉरी फिर गड़बड़ कर दी, यहां पे। तो सेकेंड रो में आपका है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है कि नहीं? अब मुझे बताओ फिफ्थ रो में स्ट्रोंशियम से आप सिल्वर की तरफ जा रहे हो, लेफ्ट टू राइट जा रहे हो, तो साइज को क्या होता है? बेसिक ट्रेंड्स भूल गए? लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो साइज क्या होती है? डिक्रीज हो जाती है, होती कि नहीं होती? तो कौन बड़ा इन सब में से? तुम्हारे चार ऑप्शन कॉपर, जिंक, सिल्वर और स्ट्रोंशियम में से सबसे बड़ा कौन? स्ट्रोंशियम। और जितना बड़ा कैटायन उतना ज्यादा स्टेबल कैटायन। क्या ये बात समझ में आई? क्योंकि जैसे तुम डाउन द ग्रुप जाओगे, किसी भी ग्रुप में पीरियोडिक टेबल में क्या फंडा है, डाउन द ग्रुप जाओगे तो साइज बढ़ेगी, और साइज बढ़ेगी तो मेटालिक, मतलब साइज बढ़ रही है तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी कम हो रही है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी अच्छी हो रही है, उसका मन कर रहा है वो ज्यादा अच्छा मेटल कैटायन बने। तो आपको सिर्फ इतना देखना है कि कौन सबसे नीचे आया, किसकी साइज सबसे बड़ी है, आंसर इजीली आ जाएगा, यानी कि स्ट्रोंशियम। बोलो हाँ या ना? यहां पर जब आप स्टेबल की बात करो, आप नॉन रिएक्टिव सोच रहे हो। बहुत बच्चे आप लोग नॉन रिएक्टिव सोच के कंफ्यूज हो रहे होगे, है ना? आप लोग सोच रहे थे सर आप बार बार कहते हो कि सिल्वर नॉन रिएक्टिव है ना, नोबल मेटल है, तो भाई ये भी डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का है, ये भी डी ब्लॉक का है। ये अकेला था जो एस ब्लॉक का था, और एस ब्लॉक वाले क्या करते हैं? स्टेबल कैटायन बनाते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले। बोलो हाँ या ना? और अच्छे से समझ में आया? बोलो यस और नो। क्लियर? मैंने आपको एस ब्लॉक में भी ये बात और मतलब ऑलरेडी बताई हुई है। ओके, अगला सवाल, निकल का ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन इज प्रेजेंट इन। ये निकल का डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ है एनसीईआरटी में, पर उसको ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन जो फंडा है वो नहीं दिया हुआ डायरेक्टली, उसके बारे में मेंशन नहीं है। जेईई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान से देख लेना, बहुत अच्छा सवाल है। पहले समझो क्या है निकल। आपका नंबर 28 है बच्चों, आप बोलोगे ठीक है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3d भरू कि नहीं भरू? 3d फिल करने का पहले नहीं, 4s2 3d में कितना आएगा? 8, क्योंकि नंबर निकल का 28 है। बरोबर बोल रहा हूं? ये मैंने ट्रिक बताई है, 28 है तो 3d 8 आएगा, ये ट्रिक ध्यान में रख लेना। अच्छा, अब ये बोलता है Ni2+ है। क्या बोलता है? Ni2+ है, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। कहां से जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन भैया? 4s में से, आउटर मोस्ट में से जाएंगे। यहां तक सब लोग क्लियर है? किसी को कोई डाउट? ठीक है। अब ये कॉन्फ़िगरेशन, मतलब ये ऐसी की ऐसी पूरी की पूरी उठा के अगर मैं ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं तो इनमें से किसमें देखने मिलेगी? ये वाली कॉन्फ़िगरेशन जहां पे 4s मतलब कि आउटर मोस्ट s जो है वो 0 हो चुका है और अंदर का 3d जो है वो आपका इस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने मिलेगा। इनमें से किसमें? ये उसका सवाल है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? अब देखो सॉल्यूशन में मैंने यहां पे लिख दिया, वैसे मैं पूरा नहीं लिख रहा। अगर आप पूरे सॉल्यूशन को ध्यान से देखोगे तो आपको आउटर मोस्ट s, देखो ये 0 मिल गया और इस तरह से 4d10, ठीक है, दैट इज प्रेजेंट इन कैडमियम, दैट इज प्रेजेंट इन कैडमियम। व्हाट अबाउट कोबाल्ट? अब आप कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे ना कि यार कोबाल्ट का क्या? तो भाई ये देखो, कोबाल्ट वाज नंबर 27, तो दिस इज 3d7, 4s2 इसका भी निकल गया। निकल का मेरे को क्या चाहिए था? 3d8 4s0। आप बोलोगे ठीक है। आयन में क्या था? 3d6 4s0, और कैडमियम में क्या है? 4d10 5s0। अब समझे बात को कि दिस 3d8 कैन बी पार्ट ऑफ दिस कॉन्फ़िगरेशन। इनमें तो निकल से तो कम नंबर है ना, इलेक्ट्रॉन्स के कम नंबर है, तो दिस कैन नॉट बी पार्ट ऑफ दिस सेट। समझ में आए बात? ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल के लिए सिर्फ एक बात ये बोली, जैसे कि मेल्स एंड फीमेल्स कैन बी पार्ट ऑफ द सेट ऑफ ह्यूमंस बट देयर नंबर कांट बी मोर देन ह्यूमन। सेम वे यही है,
कि भाई निकल जो है वो कैडमियम के अंदर आ सकता है, बट वो कोबाल्ट और आयन के अंदर कैसे आएगा, उसका नंबर ही ज्यादा है, सवाल ही नहीं है। तो आंसर सीधा सीधा आ जाएगा आपका कैडमियम। ठीक है, आई थिंक ये 40 क्वेश्चंस डन, यहाँ पे डन करते हैं।